प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। समांतर शब्द दो अन्य शब्दों से मिलकर बना है, सम और अंतर, अर्थात इसका आशय हुआ बराबर अंतर। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों के बीच सम अंतर अर्थात बराबर अंतर होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। पारिभाषिक रूप में हम इसको देखते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। क्या है? संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपनी पूर्ववर्ती संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है और सभी समांतर श्रेणियां एक निश्चित प्रतिरूप यानी कि पैटर्न का पालन करती हैं। उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक श्रेणी दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से ये आगे बढ़ती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दूसरे पद से हर पद अपने पूर्ववर्ती पद में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 2 कब प्राप्त हो रहा है? जब हम 1 में 1 जोड़ते हैं। 3 कब प्राप्त हो रहा है? जब हम 2 में 1 जोड़ते हैं। 4 कब प्राप्त होता है? जब 3 में 1 जोड़ते हैं। तो इस तरह से आने वाला हर पद अपने पिछले पद में 1 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें एक निश्चित प्रतिरूप का पालन हो रहा है। तो ये समांतर श्रेणी है। अगला उदाहरण है 2 4 6 8 10 12 14। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस श्रेणी में 2 का अंतर है। कहाँ 2 का अंतर है? हर पद में। जैसे यहाँ पर 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, फिर 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 में 2 का अंतर है। इस तरह से हर पद में यहाँ पर 2 का अंतर है। तो इस तरह से यह भी एक समांतर श्रेणी है। अगला उदाहरण देखते हैं 5 10 15 20 25 30 35। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 5 का अंतर है। तो इस तरह से यह भी एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर देखते हैं 2 5 8 11 14 17 20। यहाँ पर जो अंतर है वह कितना है? 3 का अंतर है। 2 धन 3 बराबर 5, 5 धन 3 बराबर 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20। इस तरह से ये श्रेणी आगे बढ़ती है। अगला उदाहरण देखते हैं 100 70 40 10 ऋण 20 ऋण 50। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से जो पद है वो अपनी पिछली संख्या में ऋण 30 करने पर प्राप्त हो रहा है। कितना करने पर प्राप्त हो रहा है? ऋण 30 करने पर, अर्थात 30 को घटाने पर प्राप्त हो रहा है। हम कहीं भी यह अंतर देख सकते हैं। जैसे 40 और 70 में अंतर देखें तो भी ऋण 30 है। ऋण 20 और 10 में देखें तो भी ऋण 30 है। तो इस प्रकार से यह श्रेणी भी एक निश्चित प्रतिरूप का पालन कर रही है, इसलिए यह भी एक समांतर श्रेणी है। अगला उदाहरण ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3। यहाँ पर हम जो अंतर देखते हैं वह कितना है? धन 1 है। कैसे धन 1 है? ऋण 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो ऋण 2 प्राप्त होता है। ऋण 2 में 1 जोड़ेंगे तो ऋण 1 प्राप्त होता है। ऋण 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होता है। इस तरह से 1 जोड़ने पर हमें अगली संख्याएं जो है प्राप्त होती हैं, इसीलिए यह भी एक समांतर श्रेणी है। अगला उदाहरण 3 3 3 3 3 3 3। अब देखिए यह क्यों समांतर श्रेणी है? क्योंकि यहाँ पर अंतर जो है सभी में बराबर है, यानी कि कितना है? 0 का अंतर है, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी है। अगला उदाहरण 1.0 1.5 2.0 2.5 और इस तरह से ये श्रेणी आगे बढ़ती है। हम यहाँ पर अंतर देख रहे हैं कि यहाँ पर अंतर कितना है? +0.5 यानी कि धन 0.5 अंतर है। तो इसीलिए यहाँ पर भी समांतर श्रेणी है। अब हम देखते हैं कि पद किसको कहते हैं। इस सूची की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक सूची दी है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं हैं ये सब पद कहलाती हैं। समांतर श्रेणी में कोई संख्या जिस क्रमांक पर होती है उसी क्रमांक का वह पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए यह जो एक संख्या है वह पहले नंबर में है, तो ये पद क्रमांक 1 अर्थात पहला पद कहलाएगी। ये दूसरा पद, इस प्रकार से ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठवां पद। इसी तरह यदि हम यहाँ देखें तो ये पहला पद,
दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठवां पद। इस तरह से हम पद का क्रमांक ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं कि सार्व अंतर या पदांतर क्या होता है। इसको अंग्रेजी में हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पहले के पद से निश्चित अंतर पर होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। यही निश्चित अंतर समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर कहलाता है। इसे हम डी से व्यक्त करते हैं और यह सार्व अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। मान लेते हैं कि एक समांतर श्रेणी निम्नानुसार है, जिसमें पहला पद a1 है, दूसरा पद a2 है, तीसरा पद a3 है। इस तरह से जो nवा पद है वो an है। तब सार्व अंतर कितना होगा? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम d से व्यक्त करते हैं, तो ये d जो होगा वह होगा a2 ऋण a1 बराबर a3 ऋण a2 बराबर an ऋण an ऋण 1 के। अर्थात जो d हमें प्राप्त होता है वह किसी पद को उसके अगले पद से घटाने पर प्राप्त होता है। उदाहरण की सहायता से हम इसको देखते हैं। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें प्रथम पद 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 है। तो यहाँ जो सार्व अंतर प्राप्त होगा, जो d प्राप्त होगा, वह 20 ऋण 10 के बराबर होगा। इसी के बराबर होगा 30 ऋण 20 और इसी के बराबर होगा 40 ऋण 30, अर्थात 10 यहाँ पर सार्व अंतर होगा। अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी का निरूपण हम किस तरह से करते हैं। निम्न प्रारूप एक समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। यहाँ पर एक पैटर्न लिखा हुआ है। ये एक समांतर श्रेणी को निरूपित करता है। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और इस तरह से a प्लस nd तक। यहाँ पर जो a है वो पहला पद है, ad दूसरा पद है, a धन nd वो nवा पद है और सार्व अंतर यहाँ पर d है। अब ये जो पैटर्न लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे समांतर श्रेणी का हम व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापक रूप कहते हैं। अब यह व्यापक रूप हमें कैसे प्राप्त होता है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने अभी व्यापक रूप लिखा था a जिसमें पहला पद था, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस nd, ये nवा पद था। ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, हम इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर a जो है वो पहला पद है। दूसरा पद हमें कब प्राप्त होता है? जब हम पहले पद में d को जोड़ते हैं, अर्थात सार्व अंतर को जोड़ते हैं। तो दूसरा पद हमें प्राप्त हो गया a प्लस डी। अब तीसरा पद कब प्राप्त होगा हमें? जब हम दूसरे पद में भी d को जोड़ते हैं। तो ये दूसरा पद तो पहले से था ही और यहाँ पर हमने d को और भी जोड़ दिया, तो इस प्रकार से बन गया ये a प्लस 2d। अब जो चौथा पद है वह कब प्राप्त होगा? जब हम तीसरे पद में d जोड़ देंगे। ये था तीसरा पद और हमने फिर इसमें d जोड़ दिया, तो इस प्रकार से यह प्राप्त हुआ a प्लस 3d। इसी तरह से हम आगे संक्रिया करते जाते हैं, तो जो nवा जो पद है हमें a प्लस nd के रूप में प्राप्त होता है और यहीं से यह प्रतिरूप बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि दी हुई श्रेणी के n पद किस तरह से लिखे जाते हैं। कोई श्रेणी लिखने के लिए हमें इसका प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए और सार्व अंतर प्राप्त होना चाहिए। मान लेते हैं हमें एक श्रेणी लिखना है जिसमें पहला पद 10 है और सार्व अंतर 10 है। तब इस प्रतिरूप से, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, क्या होगा? पहला पद है 10, सार्व अंतर हम अगले पद में जोड़ देंगे, तो 10 धन 10 20। फिर जो सार्व अंतर है इस 20 में जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 और फिर सार्व अंतर जोड़ेंगे 10 तो प्राप्त हो जाएगा 40। तो इस तरह से ये श्रेणी हम बना सकते हैं। श्रेणी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रथम पद का ज्ञान होना और सार्व अंतर ये भी पता होना। अब हम देखते हैं कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं, यह कैसे ज्ञात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में कब होती है? जब पदों के बीच में सर्वांतर बराबर होता है, यानी कि d का मान बराबर होता है, तब वह श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है।
अन्यथा नहीं होती। हम यहाँ पर एक प्रश्न हल करके और ज्ञात करते हैं कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। पहली श्रेणी है 4, 10, 16, 22 और इस तरह से ये आगे निरंतर है। यहाँ पर हम सर्वांतर देखते हैं कि कितना है। 10 ऋण 4 बराबर 6, 16 ऋण 10 बराबर 6, 22 ऋण 16 बराबर 6। इस तरह हम देखते हैं कि सभी पदों के बीच में सर्वांतर जो है बराबर है और वह सर्वांतर 6 है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब इसका अगला पद क्या होगा? देखिए 22 में हम 6 जोड़ देंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा हमें 22 6 28 प्राप्त होगा और यह अगला पद होगा। अगली श्रेणी है 1 ऋण 1 ऋण 3 ऋण 5। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो पद है यह पहले पद में ऋण 2 करने पर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार ऋण 3 ऋण 1 में ऋण 2 करने पर प्राप्त हो रहा है। ऋण 5 ऋण 3 में ऋण 2 करने पर प्राप्त हो रहा है। इस तरह सभी पदों के बीच में जो सर्वांतर है वह ऋण 2 है। इसी कारण से यह भी एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें अगला पद क्या होगा? ऋण 5 में हम क्या करेंगे? ऋण 2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 7। तो इस श्रेणी का अगला पद क्या होगा? ऋण 7 होगा। अगली श्रेणी है ऋण 2 2 ऋण 2 2 ऋण 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋण 2 में 4 जोड़ने पर हमें 2 प्राप्त होता है। 2 में ऋण 4 करने पर हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। ऋण 2 में फिर धन 4 करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें आने वाला पद अपनी पिछली संख्या में निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अगला उदाहरण है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आने वाले पद हैं वो अपने पिछले पद में निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह भी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो छात्रों, आज हमने देखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, हम सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं और समांतर श्रेणी को कैसे लिखते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।